हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग लास्ट एफएलटी का डिस्कशन करने वाले हैं एंड डिस्कशन से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपका आने वाले संडे को नीट है, तो जितने भी एफएलटी अभी तक हुए आप प्लीज उसको एक बार एनालाइज करें। अभी लास्ट मोमेंट पे आप लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं करें। आप लोगों ने जितना किया है उसको अच्छे से आप रिवाइज करें, उसकी जो मिस्टेक्स हुई हैं स्पेशली उसको थोड़ा और सुधारने की कोशिश करें एंड अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखें, आप लोग अच्छा करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन से। पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली पहला क्वेश्चन डी ब्लॉक से आया हुआ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्वस सोल्यूशन के अंदर किसी पर्टिकुलर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसको बोला है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, किसी भी मेटल आयन की स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में रिडक्शन पोटेंशियल से डिटरमाइन की जाती है। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बिकॉज ये किसी एक फैक्टर से प्रेडिक्ट नहीं होती। जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है, आयनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, हाइड्रेशन पे भी डिपेंड करता है एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने एक मेटल लिया है, मेटल सॉलिड, तो इससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इसको हम लोग को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसको सब्लिमेट करना पड़ेगा। ये लग गई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जब ये गैस बन चुकी है तब इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने ये सिंबल बनाया है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1, दो निकाले तो IE1 प्लस IE2, तीन निकाले तो IE1 प्लस IE2 प्लस I3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास में किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का गैसियस आयन आ चुका है। अब जब इस गैसियस आयन को हम लोग पानी में पुट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस होता है किसी मेटल का, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्वस मीडियम में स्टेबल होने का। ठीक है, सो बोलने का मतलब है यहाँ पे ये तीनों फैक्टर्स जो दिए हुए हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से अल्काइल हैलाइड बना सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। तो पहले रिएक्शन में दिया हुआ है C2H5OH और साथ में यूज किया हुआ है रेड P प्लस Br2। ठीक है, बेसिकली ये रेड P प्लस Br2 है, इसको आप PBr3 की तरह मान सकते हैं। और ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस में पढ़ाया जाता है। जब आप एक एल्कोहल को PCl3, PBr3 या रेड P प्लस I2 के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास हेलो एल्केन आ जाता है, या हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Br। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनाया जा सकता है। सेकेंड की बात करें C2H5OH, और इस बार हम लोगों ने यूज किया है SOCl2। ये SOCl2 बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। एंड एनसीईआरटी में एक लाइन भी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, बिकॉज यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं वो गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5Cl, साथ में SO2 गैस और HCl गैस। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन यहाँ पे बनाया जा सकता है। तीसरे की बात करें, तीसरे में ये हमें KBr दे रहा है अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डेफिनेटली यहाँ पे भी ब्रोमीन जुड़ने वाला है, बिकॉज ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये सबसे पहले इस OH को प्रोटोनेट करेगा। देखिए OH के पास लोन पेयर है, यहाँ से H प्लस रहेगा तो उसको H2O प्लस बनाएगा, उसके बाद Br माइनस इस पे अटैक करेगा। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होने वाली। ठीक है, तो बेसिकली फाइनल जो आंसर रहेगा वो मिल जाएगा हमें C2H5Br और साथ में मिल जाएगा H2O। राइट, तो हम देख सकते हैं तीनों मेथड जो यहाँ पे दिए हुए हैं तीनों से अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है।
इसलिए इसका भी आंसर जो रहेगा ये रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा जा रहा है बेंजाइल ब्रोमाइड को जब एसीटोन वाटर में रखा जाए तो बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हुआ हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड। और इसको हम लोगों ने वाटर और एसीटोन से ट्रीट किया है। एसीटोन वाटर मतलब एसीटोन प्लस वाटर, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, ये रिएक्शन जो होगी वो SN1 मैकेनिज्म से होगी। अब एसीटोन देके कंफ्यूज ना हो, एसीटोन सिर्फ एक मीडियम है जो SN2 करने में मदद करता है अगर कंडीशंस फेवर करती है SN2 रिएक्शन को। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बेंजाइल केटायन है, बेंजाइल सिस्टम है, और बेंजाइल सिस्टम आप हमेशा याद रखें SN1 को फेवर करता है ज्यादा। तो ये रिएक्शन SN1 से हुआ है और C2H5OH बनेगा। अगले स्टेटमेंट की बात करें, द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ये बात गलत है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया एसीटोन से आप ये एसीटोन देख के कंफ्यूज ना ही हो जाना कि यहाँ पे SN2 होगी। एसीटोन एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है, एसीटोन एक सपोर्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेसिकली यहाँ पे एसीटोन का कोई रोल नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच पेयरिंग इज फाउंड इन डीएनए। चलिए ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। डीएनए जो रहता है वो डबल स्टैंडर्ड रहता है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं, दो बेस पेयर बनते हैं बेसिकली, एडिनाइन और थायमीन जुड़ते हैं जिनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट रहती है, इसको इस तरह से बताया जाता है। और साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ते हैं जिसके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो ये दो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स रहते हैं और उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल होती है डीएनए के अंदर। तो हम लोग ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ AT बेसिकली एडिनाइन एंड थायमीन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड ग्वानिन एडिनाइन ये गलत हो गया, थायमीन ग्वानिन गलत हो गया, यूरासिल एडिनिन ये भी गलत हो गया। सो बेसिकली ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो फिर से बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वापस से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। चलिए हम लोग बात करते हैं डीएनए और आरएनए। हमको पता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होने का मतलब ये आपस में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं, और जब ये जुड़े होते हैं तो ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस से। अब देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये एक पेंटोज शुगर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स भी लगे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। ये सिस्टम एसिडिक बेसिक नहीं है, ये काइंड ऑफ एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक नाइट्रोजिनस बेस लगा होगा, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, तो अभी तक हमारा सिस्टम बेसिक है। और हमें पूछा जा रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है। फिर ये जो फिफ्थ पोजीशन होता है, यहां पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगना स्टार्ट होता है। कुछ इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप लगता है जिससे हमारा आगे की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ता है ना। सो आप देख सकते हैं ये बेसिकली आयनाइजेबल हाइड्रोजन है इसके पास, अभी भी ये H+ रिलीज कर सकता है। तो एसिडिक कैरेक्टर जो डीएनए और आरएनए का आने वाला है वो आने वाला है फॉस्फोरिक ग्रुप की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की वजह से। तो इसका ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखें तो एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है। चलिए पहले रिएक्शन करते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे CH3OH से। मिथाइल अल्कोहल लिया है जिसको हम लोगों ने HI से ट्रीट किया। ठीक है, तो ये एक SN2 रिएक्शन हो जाएगा। SN2 रिएक्शन होने के बाद में CH3I बन जाएगा। चलिए फिर हम लोगों ने इसको KCN से ट्रीट किया। दोबारा से आप देख सकते हैं जब हम लोग इसको KCN से ट्रीट करेंगे तो साइनाइड आयन जो है वो आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा, और ये भी एक SN2 रिएक्शन होने वाली है।
तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CN। अभी तक हम लोग ये बना चुके हैं और ये मेरे हिसाब से सवाल में दिया भी। अब हमें एक्स और वाई प्रेडिक्ट करने के लिए बोला है, तो उसका हम लोगों ने रिडक्शन किया। अभी रिडक्शन करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम लोग अभी तक इस चीज को पहले की भी एफएलटीज में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आप H2PD यूज कर सकते थे, आप LiLH4 यूज कर सकते थे, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर दिया बेसिकली हम लोगों ने। आप मेटल प्लस एसिड भी यूज कर सकते थे। तो अलग अलग तरीकों से आपने इसको रिड्यूस किया, और जब आपने इसको रिड्यूस किया तो ये सिस्टम बन गया CH3CH2NH2। बेसिकली ये सिस्टम मेरा बन चुका है अब रिड्यूस होने के बाद। तो ये रहने वाला है मॉलिक्यूल X, और ये X पे हम लोगों ने HNO2 का रिएक्शन किया। मुझे ध्यान आता है कि पिछले एफएलटी में भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट यूज किया गया था। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन को जब आप NaNO2 और HCl या उसकी जगह पे डायरेक्टली HNO2 लिखाओ, तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन अगर होगा उसको HNO2 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ डायजोनियम बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, और ये फट से हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट देता है। तो बेसिकली ये NH2 ग्रुप जो यहाँ पे है, ये NH2 ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो CH3CH2OH ये आने वाला है। सो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये Y होने वाला है, और ये मॉलिक्यूल जो है ये X होने वाला है, और ये हमारे ऑप्शंस होंगे। तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं, और ऑप्शन देख सकते हैं तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो बोल रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन जब किया जाए तब क्या बनता है। बड़ा ही सिंपल सा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप NC ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC ये हो चुका है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको इस ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। एंड अगेन इसको आप अगेन अच्छे से याद रखें, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन जब किया जाता है तो 2 डिग्री अमाइन मिलता है, सेकेंडरी अमाइन मिलता है, और सेकेंडरी अमाइन ही नहीं मिथाइल अमाइन मिलता है। बिकॉज ये देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से शोकेस किया जाए तो जब इसका रिडक्शन करेंगे, कैसे इसका रिडक्शन करेंगे, जैसे आपने साइनाइड का रिडक्शन किया था वैसे इसका रिडक्शन किया जा सकता है। आप H2PD ले सकते थे, आप मेटल प्लस एसिड ले सकते थे, आप LiLH4 ले सकते थे। ये तीनों रिएजेंट्स जो है वो बेसिकली पावरफुल है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा CH3NH ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं, इस तरह का सिस्टम आपको बनेगा। जी बिल्कुल। तो अब इसको देख सकते हैं आप, ये सिस्टम जो रहेगा ये कांस्टेंट आएगा। देखिए मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूं इसको आप समझना। इसको अगर आप जनरल चाहें तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं RNC को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, तो RNC को आपने रिड्यूस कर दिया तो आपके पास बनेगा RNHCH3। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम हमेशा आएगा जब भी आप एक आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करेंगे, और आर ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आर ग्रुप की बात की जाए तो वो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता था, प्रोपाइल भी हो सकता था। आर से बेसिकली यहाँ पे कोई यूज नहीं है आर का। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो एनसी पे हो रही है, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूं मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला है सी, विच इज गोइंग टू बी डाइमिथाइल अमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये एक पी ब्लॉक से सवाल आया है, बहुत ही कॉमन सा बेसिक सा सवाल है, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा हाइड्राइड्स है भाई 15 में, NH3, CH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3, ठीक है। और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। अब आप इस चीज को समझे, ये लुईस बेसिस है। लुईस बेसिस है मतलब ये अपने लोन पे डोनेट करके काम करने वाले बेसिस है, और जितना अच्छा ये लोन पे डोनेट कर सकता है इतना बढ़िया ये बेस बनेगा। अब ये अच्छे से लोन पेयर कब डोनेट करेगा, जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो मैं ये देख सकता हूं कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, और लोन पेयर सबके पास में एक एक ही है। तो लोन पेयर सबके पास में इक्वल है, बट जैसे जैसे मैं नीचे आता हूं वैसे वैसे साइज बढ़ता है,
साइज बढ़ता है तो लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाती है। वो जो दो लोन पेयर है वो बड़े एरिया में बड़े वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए उनका डोनेटिंग एबिलिटी जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो साइज इंक्रीज होगा, उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ की एबिलिटी कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही रहने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिल्कुल सही बोल रहा है, इंक्रीजिंग गलत बोल रहा है, फर्स्ट डिक्रीज ये भी गलत बोल रहा है, रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, और फर्स्ट इंक्रीज ये भी गलत बोल रहा है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है जो एनसीईआरटी से आया है भाई। फिनॉल को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए ये हम लोग को एनसीईआरटी में डायरेक्ट बताया हुआ है। जब हम लोग फिनॉल को, ये फिनॉल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो जब हम लोग फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो आपके पास में दो प्रोडक्ट्स आते हैं। एक आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा आता है पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये ऑर्थोपैरानाइट्रोफिनॉल जो रहता है इसके मिक्सचर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। बट हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल बेसिकली ये है कि जब इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है एक व्हाइट कलर का पीपीटी है और उसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, सो व्हाइट कलर का एक पीपीटी आएगा। तो हम देख सकते हैं कि मेटा नाइट्रोफिनॉल नहीं बनेगा, सिर्फ ऑर्थो नहीं बनेगा, ऑर्थो पैरा अलग अलग नहीं बनेंगे, यहाँ जो बनेगा वो बनने वाला है पिक्रिक एसिड। तो ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो पूछ रहा है ईथर किस तरह से यूज किया जाता है। ये एक इंफॉर्मेटिव सवाल है जो मे भी आप लोग को पता है नहीं पता है, बट इस चीज को एक बार समझ ले आप लोग। ईथर एक सॉल्वेंट की तरह तो यूज करते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है, वुड्स रिएक्शन में देखा हुआ है। हम लोगों ने जब भी LiLH4 को यूज किया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ ड्राई ईथर को देखा है। हम लोगों ने RMGX को यूज किया है, वहां पे ईथर को देखा है। तो ये तो पक्की बात है कि एक सॉल्वेंट है। तो ये बेसिकली ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर से कोई सा करेक्ट होने वाला है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट नहीं है, ये तो एक रिएक्शन सॉल्वेंट है। ठीक है, ड्राई क्लीन करने वाली चीज नहीं है, ये तो रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट रहता है, जैसा अभी मैंने कुछ रिएक्शंस की बात बताई। दूसरी बात, ये एक एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है। आजकल इसका यूज कम हो चुका है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में इसको एनेस्थेटिक की तरह अभी भी यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, क्यों यूज नहीं करते ज्यादातर जगह पे अब, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है। ये हवा में सनलाइट की प्रेजेंस में पेरोक्साइड्स बना लेता है, और वो पेरोक्साइड्स लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, तो पेरोक्साइड्स उड़ने लग जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं, एक्सप्लोजन करने के चांसेस रखते हैं, इसलिए ये थोड़ा डेंजरस होता है। अदरवाइज ये एक सस्ता एनेस्थेटिक की तरह काम किया जा सकता है और अभी भी इसको कहीं कहीं पे यूज किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, ये एक एनेस्थेटिक और एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्टेरिफिकेशन फास्टेस्ट किस केस में। ठीक है, स्टेरिफिकेशन की बात करें तो स्टेरिफिकेशन डिपेंड करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर कितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस है और उसके ऊपर कितना कम डेल्टा प्लस चार्ज है। ठीक है, दोनों चीजें बेसिकली मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूं। कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन होने वाला है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे रिएक्शन होने वाला है, और ये R ग्रुप रह गया, ये OR डैश हो गया। चलिए, ये हमारा एक ईस्टर हो गया। तो हमें ईस्टरिफिकेशन में इस कार्बोनिल ग्रुप पे फोकस करना होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप पे जैसे जैसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेरिफिकेशन का रेट बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आर ग्रुप जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी देगा, जो भी यहाँ पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा ये आर ग्रुप उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो आर ग्रुप छोटा होना चाहिए जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगे, और आर ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जो बहुत ज्यादा प्लस आई नहीं दे,
कम से कम प्लस आई देने वाला ग्रुप और कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस देने वाला ग्रुप ये स्टेरिफिकेशन को सबसे बढ़िया करवाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आर ग्रुप्स को देख सकता हूँ सिर्फ, बाकी ग्रुप्स बेसिकली यहाँ पे सीओएच ग्रुप को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। स्टेरिफिकेशन, सॉरी, स्टेरिफिकेशन की बात की है तो ये ओ आर डैश नहीं, ये ओ एच हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर हम लोग स्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, बट उससे हमारे क्वेश्चन का लॉजिक चेंज नहीं होता है। देखिए, हम लोग तो बेसिकली इन दोनों चीजों से जज करने वाले हैं स्टेरिफिकेशन को। तो यहाँ पे जितने भी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है और फाइनली ईस्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आर ग्रुप्स को कंपेयर करूंगा। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला था उसी स्टेटमेंट पे इसको जज किया जाएगा। हमें ऐसा आर ग्रुप चाहिए जो सबसे कम प्लस आई दे और सबसे छोटा ग्रुप। तो मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन बी में सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम भी होगा कंपेयर टू दीज ग्रुप्स। जो बाकी जो ग्रुप्स है उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का प्लस आई कम भी होगा, और हाइड्रोजन बहुत छोटा रहता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम देगा। इसलिए अगर स्टेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे बढ़िया इसका रेट होगा बी में। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो उसको हम लोग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। सबसे ज्यादा होगा बी, फिर उसके बाद होगा ए, नेक्स्ट होगा सी, और सबसे कम होगा यहाँ पे डी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि CH4 और C2H6 दोनों किन किन से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। अच्छा सवाल है बेसिकली। ठीक है, आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू किसी प्रोसेस को यूज करके क्या आप ये दोनों मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ये सवाल बेसिकली यहाँ पे। तो ठीक है, CH3COONA, ठीक है, यहां पे आप CH4 बना सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन से। सोडा लाइम प्रोसेस करके आप इसको CH4 बना सकते हैं। और अगर आप इसको कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, देखिए इसीलिए बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस रिवाइज होने वाली है। तो कोलवेज रिएक्शन से आप C2H6 बना सकते हैं और डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से आप CH4 बना सकते हैं। CH3Cl की बात करें, आप रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से CH3Cl को CH4 बना सकते हैं। आप इसके ऊपर चाहें तो LiLH4 यूज कर सकते हैं। LiLH4 यूज करके CH4 बनेगा। और अगर इसके ऊपर वुड्स रिएक्शन किया जाए सोडियम ट्राई ईथर वाला, तो ये हमको C2H6 भी बना के दे देगा। तो अगेन यहाँ पे भी दोनों चीजें बनाई जा सकती है। CH3MgBr, अरे वाह, यहाँ पे आप लोग H2O, NH3 कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो उस केस में आपके पास CH4 आ जाएगा। और यहां पे अगर आप चाहें तो इसको CH3Cl के ऊपर SN2 करवा सकते हैं और SN2 करा के C2H6 वापस से बनाया जा सकता है। सो मैं देख सकता हूं कि ये तीनों ऑप्शंस जो है उसमें कोई ना कोई प्रोसेस यूज करके हम लोग दोनों मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन नाउ, और इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। So bond dissociation energy of CH bond for the following compounds is, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल मैं रेट करूंगा। कैसे इमेजिन करना है, कैसे सोचना है, मैं इसका थोड़ा सा डायरेक्शन देता हूँ। जब हम लोग इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ना मतलब आप होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं। ठीक है, आप इक्वली तोड़ रहे हैं, हेट्रोलिटिक नहीं कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन रिमूव H+ एसिडिक नेचर नहीं है कि आप H+ बना के निकाल रहे हैं, बेसिक नेचर नहीं है कि आप H- दे रहे हैं, या आप होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं, बेसिकली फ्री रेडिकल बनाने वाले। जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा और इतना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। समझ रहे मेरी बात? तो मैं इनके फ्री रेडिकल्स बनाना चालू करूंगा। ये बनेगा CH3 का फ्री रेडिकल। यहां पे मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 का फ्री रेडिकल। तीसरे में मैं बना दूंगा कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 का फ्री रेडिकल। और लास्ट वाले में अगर मैं देखूं, ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बेसिकली अब ये सवाल जो है वो एक GSU का सवाल बन चुका है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या रहने वाला है। मैं देख सकता हूं सबसे स्टेबल थर्ड वाला फ्री रेडिकल है, बिकॉज वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद में सेकंड फ्री रेडिकल है, बिकॉज यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। अब बचे फर्स्ट और फोर्थ। तो बेंजीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज हुआ या बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल हुआ, ये दोनों हाईली अनस्टेबल सिस्टम होते हैं।
CH3 के ऊपर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो भी स्टेबल नहीं है, बट हम लोग दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरेटिवली बेंजीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो CH3 का फ्री रेडिकल फिर भी थोड़ा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा लगेगी ऑप्शन 4 में, क्योंकि यहाँ पे सबसे अनस्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा था, उसके बाद बनेगा 1, फिर आ जाएगा 2 और सबसे आसानी से हो जाएगा 3 में। तो ये मेरा आंसर रहने वाला है। अब मैं आंसर चेक कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केनॉल्स इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजीली। डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है और डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है तो H2O रिमूव करने की बात कर रहा है। अब जब H2O रिमूव करने की बात कर रहा है तो कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आने वाला है और वो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इतनी आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आरडीएस जो रहेगा उसके अंदर H2O रिमूव होगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये दोबारा से एक जीओसी का सवाल है जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जज करना है। तो मैं पहले इन मॉलिक्यूल्स को बना लेता हूं। ये बोला गया है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सो ये बन चुका है हमारा मिथाइल और ये बन चुका है प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इसको बना लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये बन चुका है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल बनाने के लिए बोल रहा है, ये बन चुका है पेंटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल, ये बन चुका है ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ये बेसिकली 4 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, मैं इन OH ग्रुप्स को हटाने वाला हूं और यहाँ पे एक प्लस चार्ज पुट करने वाला हूं। अब इस तरह से इस सवाल को सोचेंगे, ये केटायन मुझे पहले से ही दिख गया है कि ये बहुत ही स्टेबल केटायन है। ये केटायन तो इनफैक्ट बेंजाइल केटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल केटायन बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल केटायंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर ए आने वाला है। बाकी को भी एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बी में देखेंगे तो ये OH को हम लोगों ने हटा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लस चार्ज लगा दिया। अब जब ये प्लस चार्ज को आप देखेंगे, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को आप देखेंगे, चलिए OH को हम लोग हटा देते हैं पहले। ये लीजिए, हम लोगों ने OH को हटा दिया, कुछ इस तरह से सिस्टम हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लस चार्ज है ये एक अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो जाएगा, इतना स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो यहां से हम लोगों ने OH हटाया और इस पर प्लस चार्ज पुट किया। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है जो स्टेबलाइज करेंगे। लास्ट वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो दोबारा से यहाँ से OH हटा देते हैं और प्लस चार्ज पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है जिसको जो इसको स्टेबलाइज करेंगे। बट बेसिकली हम लोग को बताना है यहाँ पे सबसे आसानी से रिएक्शन किसके अंदर होगा, सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कौन सा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। वो इसलिए बोला बिकॉज ये केटायन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल केटायन होता है। तो आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सो ये बोला जा रहा है ओजोनोलाइसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव 1 मोल ऑफ एसीटोन एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन इज। बड़ा ही सिंपल है, ये ओजोनोलाइसिस किया गया है और आपको एक एसीटोन और एक फॉर्मल्डिहाइड मिला है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन से बना होगा, तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ये हुआ हमारे पास एसीटोन और ये हो गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। और इस सिस्टम को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है और ये हमारा आंसर रहने वाला है। सो एक इजी सवाल है जो बच्चों से होना चाहिए था और बेसिकली इसका आंसर रहने वाला है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने लास्ट एफएलटी के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अगले 15 क्वेश्चन के लिए मैं आपको आगे का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आई होप आप सबका बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो चुका है और आप एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपनी आगे आने वाली एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो आप सभी को मेरे तरफ से एक बार बहुत सारा आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आइए हमारे पास जो 66 क्वेश्चन हैं उसको देखें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हाइड्रोकार्बन है जो सांद्र केमिनोफिलियन के साथ गर्म करने पर
प्रोपेनोइक अम्ल देता है, किंतु यही कंपाउंड ठंडे तनु के MnO4 के साथ अभिक्रिया कर एक डाइकीटोन देता है। हमें इस हाइड्रोकार्बन की पहचान करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जान ले कि हमारे पास क्या इस तरह का जो भी कंपाउंड है, क्या वो अल्काइन होगा? क्योंकि हमारे पास जो है एल्कीन से KMnO4 की प्रेजेंस में या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, या अगर हम ठंडा तनु KMnO4 लें तो डाइऑल बनता है, जो कि हमारे दिए गए क्वेश्चन के प्रोडक्ट नहीं है। एक डाइकीटोन कहा जा रहा है और एक एसिड कहा जा रहा है, जो केवल और केवल क्या अल्काइन का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक, अब अल्काइन भी बेटा दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनल अल्काइन, ठीक, और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन, ठीक। अगर हम बात करें टर्मिनल अल्काइन की, तो यहाँ पर अगर हम कैसा, यहाँ KMnO4 जो है सांद्र, साथ में कहें कि हॉट या अधिक ताप पर जब लेते हैं, तो सांद्र KMnO4 हॉट लेते हैं, तो हमारे ये पूरे बॉन्ड डिसोसिएट होकर हमारे पास दोनों ही क्या एसिड फॉर्म होते हैं, जहां पर आगे फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसके साथ तनु KMnO4 और जो कि कैसा है, ठंडा है, क्लियर, अगर लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट जो है कीटोन और एक प्रोडक्ट जो है हमारा अम्ल फॉर्म होता है। ठीक, ये कब होता है? जब एक टर्मिनल अल्काइन पर हम तनु KMnO4 सांद्र KMnO4 लगाते हैं, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पर नॉन टर्मिनल अल्काइन लिया और हमने ये हॉट सांद्र KMnO4 लगाया, तो दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हमारे कंप्लीट ब्रेकडाउन कर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये पूरा बॉन्ड डिसोसिएट होकर एक इस साइड के कार्बन का एसिड बन जाएगा, एक इस साइड के कार्बन का एसिड बन जाएगा। और अगर यही नॉन टर्मिनल अल्काइन को हम लोग तनु KMnO4 जो कि ठंडा है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा यहाँ कंप्लीट बॉन्ड का डिसोसिएशन ना होकर क्या यहाँ पर डाइकीटोन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब अब हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें चाहिए नॉन टर्मिनल अल्काइन, जो कि हमारा सांद्र KMnO4 हॉट के साथ दो मॉलिक्यूल एसिड का बनाएगा, और अगर तनु KMnO4 हमने कैसा लिया, ठंडा, तो डाइकीटोन बनाएगा। ठीक है, अब हमको प्रोपेनोइक अम्ल देखना है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्रीहेक्सिन है जो कि हमारी रेस से बाहर हो चुका है, ट्रीहेक्साइन को हम चेक कर लेते हैं, और 1 ब्यूटाइन को भी। और 1 ब्यूटाइन कैसा है, हमारा टर्मिनल है, तो टर्मिनल से हमारा डाइकीटोन नहीं बनेगा, मतलब ट्रीहेक्साइन को चेक कर लेते हैं। ट्रीहेक्साइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये हो गया ट्रीहेक्साइन, क्लियर, चेक कर लेते हैं इसको, CH2 CH3, क्लियर। अब यहाँ से हम दो तरह के KMnO4 लेते हैं, एक हमने लिया तनु KMnO4, और कैसा है ये बेटा, ठंडा, तो यहाँ पर आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2 CH3 एक डाइकीटोन बन गया। और यही अगर हम कंसंट्रेटेड यहाँ पर KMnO4 हॉट लेते हैं, तो यह हमारा क्या 3 कार्बन का एसिड बन गया, जो कि प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक, तो हमारा क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर बकरी होने वाला है, बी होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, जहां पर प्रोपाइन अर्थात एक अल्काइन का एक बार मर्क्यूरस सल्फेट सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, एक बार डाइबोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो यह एक फेमस रिएक्शन है, इस पर हम जल का योग कराने वाले हैं, एक बार मार्कोनिकॉफ एडिशन से, एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से। तो हम जब
मर्क्यूरस सल्फेट और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में एक अम्लीय अल्काइन पर क्या करते हैं, जल का योग। तो हमारा यहाँ पर जल योग जो है किस एडिशन से होगा बेटा, तो उसका नाम है मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर जल योग मार्कोनिकॉफ एडिशन से करना है। मतलब कहने का उस मल्टीपल बॉन्ड पर OH जाएगा जहां स्टेबल क्या हमारा कार्ब धनायन बन रहा हो। तो हम क्या इसको एक और तरीके से ऐसा भी कहते हैं, उस मल्टीपल बॉन्ड पर OH माइनस जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। अर्थात हम इस सेकंड कार्बन पर OH और इस फर्स्ट कार्बन पर क्या H लगाएंगे। अब हम चेक करें तो ये हमारा क्या एक इनॉल प्रोडक्ट हो चुका है और इनॉल का स्टेबल फॉर्म हम लोग क्या चलाव्यवस्था से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें इनॉल के अंदर क्या मिलने वाला है, चलाव्यवस्था, और इस चलाव्यवस्था से हम अपने क्या स्टेबल प्रोडक्ट को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेबल प्रोडक्ट है तो ये H का माइग्रेशन इस कार्बन पर और डबल बॉन्ड का माइग्रेशन क्या इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा। तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हमारे पास CH3 फॉर्म हो जाएगा जो कि क्या हमारा एक कीटोन प्रोडक्ट है। क्या है, कीटोन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो A के लिए कीटोन आ चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या डाइबोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन परऑक्साइड बेस की प्रेजेंस में हमारे पास जो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार हम यहाँ पर इस OH माइनस को उस मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पर लगाएंगे जहां हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो अब की बार यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH। क्लियर। अब एक बार फिर पुनः चेक करें तो क्या ये इनॉल फॉर्म हो चुका है। तो अब हम इसका क्या कीटो फॉर्म बना लेते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, यहाँ पर पाई का क्या हम ट्रांसफर कर हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H जो कि हमारा क्या एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट है। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब हम इसका आंसर क्या बता सकते हैं कि ए प्रोडक्ट में 3 कार्बन का कीटोन बनेगा और बी प्रोडक्ट में 3 कार्बन का क्या कोई एल्डिहाइड बनेगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपका बी ऑप्शन एकदम क्या हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, देखें पुनः एक अभिक्रिया दी गई है जिसका हमको ए और बी प्रोडक्ट पहचानना है। ठीक है, आइए देखें। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमको बेंजीन मिला है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या एक बेंजीन लिखा। फिर हमें रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड क्या हमारे पास H2SO4 की रिएक्शन हो रही है। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 प्लस है जो कि क्या बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और यहाँ से H प्लस जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अलग होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव दोनों ही क्या हमें इस रिएक्शन से मिलेगा और हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। हमारा ए प्रोडक्ट इस रिएक्शन का जो हमें मिलेगा वो एक क्या नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट होगा। अब आगे इसका हम 3 HCl की प्रेजेंस में क्या अपचयन करा दें तो हमें मालूम है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कर क्या एमीन प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमारा SnHCl के प्रेजेंस में NO2 का अपचयन किस में हो जाएगा, एमीन में। और इस तरीके से हमारा जो बी प्रोडक्ट है क्या वो एनिलीन हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो बी है, जहां पर ए नाइट्रोबेंजीन और सेकंड जो बी है वो हमारे पास एनिलीन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पीसीज सर्वाधिक स्थायी है। तो स्पीसीज में सारे कार्ब केटाइन हैं। तो हमने बहुत बार इस टेस्ट सीरीज में कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को लिखा है, एक बार फिर से लिख देता हूं। तो कार्ब धनायन कार्ब केटाइन
कि स्टेबिलिटी के लिए अगर हम सारे इफ़ेक्ट को एक साथ अरेंज करके स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए बात करें, तो सबसे पहले प्लस एम देखा जाएगा और फिर प्लस एच का प्रभाव आएगा, फिर प्लस आई आता है, फिर आता है वह कंपाउंड जिसमें कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रभाव ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हम स्टेबिलिटी लेते हैं। देन माइनस आई और लास्ट वन होता है माइनस एम। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास समस्त प्रभाव समूह होते हैं। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन में इस कार्बोकेटाइन के साथ जो ग्रुप लगा है, क्या वो एक माइनस एम ग्रुप लगा है? ठीक है। अब सेकंड की बात करूं तो सेकंड के साथ कार्बोकेटाइन के लिए कोई ग्रुप नहीं है। थर्ड ऑप्शन के लिए कार्बोकेटाइन के साथ Cl लगा है, जो कि एक माइनस आई प्रभाव समूह है और हमारे पास डी ऑप्शन के कार्बोकेटाइन के लिए क्या कोई मिथॉक्सी समूह है, जिससे हमारा प्लस एम आता है। तो अब हम अपने आंसर को बड़ी आसानी से चुन सकते हैं। इसमें सर्वाधिक स्थायी हमारा कौन-सा यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। तो कार्ब धनायन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्लस एम समूह से आएगी, इसलिए यहाँ पर डी एकदम करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका आईयूपीएसी लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए चेक करते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड क्या है बेटा CH। अब हम बात करते हैं, यहाँ कोई हमारा PFG नहीं है, केवल मल्टीपल बॉन्ड है। तो इस मल्टीपल बॉन्ड के लिए पीसीसी का चयन हो जाएगा। अब हमें करना है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए हमने क्या कहा कि जिधर से पीएफजी पास हो, चूंकि पीएफजी नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, पर इस चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए क्या सेम नंबर आ रहा है। तो जब हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबरिंग पर आते हैं, उस स्थिति पर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नंबरिंग के लिए देते हैं। तो हमारी नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसका मुझे आईयूपीएसी नेमिंग कराना है, तो 6 कार्बन के लिए क्या मैं हेक्स लिखने वाला हूँ। इन आइन में पहले इन लिखा जाएगा जो कि 1 पर है, तो 1 हेक्सीन लिख देते हैं और 5 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड का क्या आइन मिलेगा, तो आपका करेक्ट आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 हेक्सीन 5 यहाँ पर आइन, जो कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक रिंग के साथ एक अल्काइल चेन लगी हुई है जिसका हमको आईयूपीएसी नेम देना है। तो हम लोग वलयुक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए सबसे पहले बात करते हैं जब 2 चेन हो, एक क्लोज्ड और एक ओपन। तो जहाँ पर पीएफजी आएगा उसे हम पीसीसी बना लेंगे। ठीक, अगर पीएफजी ना हो तो फिर हमको जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएगा क्या उसको पीसीसी बनाना है। मल्टीपल बॉन्ड भी ना मिले तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, ओपन में ज़्यादा हो ओपन का पीसीसी, क्लोज्ड में हो क्लोज्ड का पीसीसी। बट मान लो ऐसा हो कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, तब हम वलय को पीसीसी में चयन करते हैं। ठीक, तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा कंपाउंड है, वलय के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, तो वलय का पीसीसी बनेगा। अब नंबरिंग क्या हमें हमेशा क्या मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर पर लाते हुए देना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर। तो यहाँ 3 पर क्या हो गया बेटा मिथाइल, तो यहाँ पर 3 मेथिल या मिथाइल लिख दे और रिंग के लिए हम इसका जो पूर्वलग्न प्रफिक्स है क्या वो साइक्लो लगाते हैं, तो यहाँ हो गया 3 मेथिल साइक्लो और हमारा ये रिंग कितने का है बेटा, ये रिंग है हमारा 6 कार्बन का, तो हेक्स और 1 पर इन है तो 1 हेक्सीन या हेक्स 1 इन इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो 3 मेथिल साइक्लो हेक्स 1 इन या हेक्सीन, जो कि करेक्ट ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्लियर। अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 72, न्यूनतम स्थायी कार्ब ऋणायन होगा, लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन इज। तो यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई हमको मालूम होना चाहिए कोई भी इफ़ेक्ट जो है
कब हमको लगाना है, कब इफेक्ट नहीं लगाना। ठीक, तो आपका इफेक्ट कब लगता है? जब दो बातें आपकी सेम हो, या तो आपका एटम क्या हो, सेम हो। ठीक, और एटम के ऊपर जो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। एटम सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या हो, सेम, तभी इफेक्ट लागू होगा। इफेक्ट लागू होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारा एटम और एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर ही इफेक्ट लागू होगा, अन्यथा फिर कोई इफेक्ट लागू नहीं होगा। अगर आपके पास बेटा एटम डिफरेंट है, एटम क्या है आपका, डिफरेंट है मतलब भिन्न है, या फिर एटम का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफरेंट, इन दोनों कंडीशन में इफेक्ट लागू नहीं होंगे। इफेक्ट लागू नहीं होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफेक्ट कभी लागू होते हैं जब एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। अब यहां हम चेक करें तो यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमारा एक sp कार्बन है। यहां पर हम चेक करें तो यहां पर हमारा एक sp2 कार्बन है। यहां पर नेगेटिव के लिए चेक करें तो sp2 कार्बन है। यहां पर चेक करें तो sp3 कार्बन है। मतलब नेगेटिव के लिए हमारे पास सभी कार्बन के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो इस स्थिति पर हम लोग क्या यहाँ पर इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को क्या हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे? किससे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब कैसे देखेंगे? तो आइए यहाँ पर ऋणायन ऋणायन का स्थायित्व समानुपाती विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले। अब हम सब जानते हैं sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। ठीक, इन में हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या sp है, तो हमारे पास सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन है। और उसके हिसाब से नेगेटिव की सबसे कम स्टेबिलिटी क्या हमारे sp3 कार्बन के ऋणायन पर होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इफेक्ट वगैरह नहीं देखना है, सीधा आपको नेगेटिव की स्टेबिलिटी को विद्युत ऋणात्मकता से देखना है। और जिस कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसके लिए क्या कार्बन ऋणायन की स्टेबिलिटी भी कम। तो यहाँ पर लीस्ट स्टेबल क्या हमारा डी ऑप्शन के अंदर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न नाभिक स्नेही को उनकी नाभिक स्नेही सामर्थ्य के लिए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई नाभिक स्नेही मतलब वे स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर या किसी ऐसे अभिकारक के ऊपर डोनेट कराते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी। ठीक, अब कौन से नाभिक स्नेही नाभिकीय स्नेही सामर्थ्य ज्यादा दर्शाएंगे, जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करा दे। ठीक, अब आसानी से कैसे लूज कराएंगे, उसके लिए कुछ बातों को यहाँ से समझे। तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि जब हमारे पास परमाणु या परमाणु का आवर्त क्या हो, समान हो, उस स्थिति पर हमें नाभिक स्नेही की सामर्थ्य को किस तरीके से पढ़ना है। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी नाभिक स्नेहिता, समानुपाती होता है क्षारीयता, और व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के। ये मैं कब कह रहा हूं, जब आपका दिया गया नाभिक स्नेही का परमाणु या उस परमाणु का आवर्त समान हो, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी को और क्षारीयता को या इस रिलेशन से देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और छोटी सी बात लिखना चाहूंगा, और यहाँ मैं लिखना चाहूंगा क्षारीयता यहाँ पर समानुपाती प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती माइनस आई। इस प्रभाव के लिए मतलब आपका अगर प्लस आई है तो वहां
क्षारीयता ज़्यादा, वहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, माइनस आई है तो वहाँ क्षारीयता कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ठीक? तो आइए अब हम इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4 प्रकार का नाभिक स्नेही है, तो चेक कर लेते हैं कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन ईज़ी अवेलेबल हो रहा है। तो हमने एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, एक हमने यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनाया, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास एक हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है और एक हमारा मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में है? और ये जो रेजोनेंस है, ये क्वालिटी रेजोनेंस है, ये तुल्यकारी अनुनाद है और तुल्यकारी अनुनाद को सभी रेजोनेंस फैक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन आपको कतई नहीं देगा क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों से इसकी स्टेबिलिटी है, ठीक? मतलब ये नाभिक स्नेही है, पर इसकी नाभिक स्नेहिता बहुत अधिक नहीं है। सेकंड की बात करूँ फिनॉक्साइड आयन की, ये हमारा क्या लोन पेयर भी रेजोनेंस में है? पर सर यहाँ भी तो रेजोनेंस और इसकी तुलना में ज़्यादा है। बट बेटा ये रेजोनेंस हमारा एक कैसा रेजोनेंस है? अतुल्यकारी, जो कि रेजोनेंस है पर क्वालिटी रेजोनेंस नहीं है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर चार्ज क्या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट यहाँ ऑक्सीजन से ये माइनस जो है कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, जो कि इतना स्टेबल नहीं है। तो रेजोनेंस ज़्यादा हो ऐसा स्टेबिलिटी के लिए नहीं देखा जाता। रेजोनेंस हो और कैसा हो, क्वालिटी रेजोनेंस हो, तो हमें वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा मिलती है। तो अगर इन दोनों में बात करें, तो यहाँ पर रेजोनेंस तुल्यकारी है, ये इलेक्ट्रॉन हमको बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। इसकी तुलना करें तो ये इसकी तुलना में क्या अच्छी नाभिक स्नेहिता, क्षारीयता रखता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तुलना में आसानी से लूज़ कर सकता है, इसकी तुलना में। अब इन दोनों की तुलना अगर हम बचे 2 से करें, तो हमारे पास अब दोनों के लिए कोई रेजोनेंस नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाएँगे। बट इसमें से भी आसानी से कौन कह करने वाला है? जिसका प्लस आई है, वो बहुत आसानी से आपको अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर उपलब्ध कराएगा, मतलब उसकी नाभिक स्नेहिता अधिक है। तो दोनों में से क्या हमारा CH3O- एक अच्छा नाभिक स्नेही है? तो अब हमारा ऑर्डर तैयार हो गया। तो सबसे अच्छा मेथॉक्साइड आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर फिनॉक्साइड आयन, फिर कार्बोक्सिलेट आयन। ये है नाभिक स्नेहिता का करेक्ट हमारा ऑर्डर। जो कि हम चेक करें तो वो हमारे पास क्या डी ऑप्शन में एकदम करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CONS2 HCONH आपस में होते हैं। तो हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी अमाइड, प्राथमिक अमाइड, ठीक है? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा के हमको कुछ इस तरह का अमाइड बनाकर दिया गया है। तो ये हमारे पास जो है, आप सेकेंड को चेक करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड जो है हमारे पास क्या इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि द्वितीयक अमाइड है, द्वितीयक अमाइड है, ठीक है? अब हम प्राथमिक अमाइड, द्वितीयक अमाइड दोनों को क्या यहाँ पर एक दूसरे के भिन्न क्रियात्मक समूह के रूप में देखते हैं और इसीलिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हो गए फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपस में क्या हमारे फंक्शनल क्रियात्मक समावयवी होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से क्रियात्मक समूह के यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं? तो हम सब जानते हैं 5 तरह के कंपाउंड के लिए हमने जीआई की बात करी है। एल्कीन, ऑक्सिन, एज़ो, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्कीन। तो हमारे पास एल्कीन दिया है, हमारे पास ऑक्सिन दिया है, हमारे पास एज़ो दिया है, तीनों देते हैं मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है सम आयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अवशोषित ऊष्मा के बराबर, उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर, किए गए कार्य के बराबर, अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य के योग के बराबर। तो हमारा ऊष्मागतिकी का
प्रथम नियम क्या कहता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हमारी ऊष्मा प्लस किए गए कार्य के बराबर होता है। अब किया गया कार्य पॉजिटिव ले रहा है तो हमारी ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण। ठीक, क्या हम इस वर्क डन W के बराबर P डेल V लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आइसोकोरिक या कहें कि सम आयतनिक प्रोसेस है। सम आयतनिक प्रोसेस के लिए हमारा डेल्टा V कितना हो गया? 0। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा U Q बराबर P डेल्टा V लिखें और डेल्टा V अगर क्या ले, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारा डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर, मतलब जितनी हम ऊष्मा का क्या करेंगे? अवशोषण, उतनी ही आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि यह हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर है अवशोषित ऊष्मा के बराबर, इक्वल टू द हीट ऑफ एब्जॉर्ब्ड। देखें अगला क्वेश्चन, प्रभावी टक्कर के लिए टकराने वाली अणुओं में होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर प्रभावी टक्कर के लिए दो बातों का होना अनिवार्य है। एक तो उन अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा हो जिससे उनकी क्या प्रभावी टक्कर कर उनका प्रोडक्ट फॉर्म किया जा सके, और वह न्यूनतम ऊर्जा या दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और साथ ही क्या उनका अभिविन्यास सही होना जरूरी है। जैसे मान लो क्रियाकारक ए और ए है, बी और बी है, अगर ये सही अभिविन्यास से टकराएंगे तो ही क्या इनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो पाएगा, अन्यथा कि ये अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। जैसे ये हमारा इस तरीके से ए और बी का टकराना एक सही विन्यास है, और ऐसी टक्कर से हमारा क्या इनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये अपना प्रोडक्ट या ए बी फॉर्म करा सकते हैं। बट अगर मैंने इनको उपयुक्त अभिविन्यास से नहीं टक्कर दी तो यहाँ पर क्या इनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा सही तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगा, और इनका हमको जो प्रोडक्ट है क्या वो सही फॉर्म नहीं हो पाएगा, ये वापस अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उनका उपयुक्त अभिविन्यास भी होना जरूरी है। तो एक तो उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए जिससे वो अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर पहुंचकर अपना प्रोडक्ट बना सके, और दूसरा उनका उपयुक्त अभिविन्यास हो जिससे टक्कर के बाद उनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके। तो दो बातों का होना अनिवार्य है। तो हमारा ऑप्शन अनुसार क्या डी एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, द वैल्यू फॉर NH4Cl, NaOH एंड NaCl आर 129.8, 248.1 एंड 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्क यहाँ पर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट फॉर NH4OH सॉल्यूशन। तो आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करें, दिए गए हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है क्या इनको हम लिखकर हमारा जो निकालने वाला या दिए गए इलेक्ट्रोलाइट को हम किस तरीके से इन रिएक्शन से फॉर्म कराते हैं उसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो NH4Cl के हमारे पास जो आयन बनते हैं वो NH4 और Cl माइनस बनता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमारे पास सेकंड NaOH होता है जिसका आयन होता है Na प्लस और OH माइनस, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमारे पास थर्ड जो है वह सोडियम क्लोराइड है जिसका हम Na प्लस यहाँ पर क्या Cl माइनस बनाते हैं, ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। क्लियर। अब हम लोग क्या हमारे दिए गए क्वेश्चन में हमें जो पूछा है क्या हम उसका जो मेन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस फॉर्म करा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या NH4OH के लिए अनंत अनुता पर क्या मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बताना है। तो यहाँ पर NH4OH के लिए हमको आयन क्या क्या चाहिए, NH4 प्लस चाहिए और OH माइनस चाहिए। तो अब आपको यहाँ से समझना है कि इन तीन इक्वेशन को कैसे एड डिवाइड करा जाए कि हमारे पास ये वाले आयन इन तीनों रिएक्शन को कैलकुलेट करने के बाद मिले। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट टू रिएक्शन को एड कर और थर्ड को सब्सट्रैक्ट करा दूं तो मेरे पास क्या ये आयन निकल कर आएगा। क्लियर। तो हमने क्या कहा
कि फर्स्ट और सेकंड को हम क्या ऐड कर दें और थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या दिए गए NH4OH के लिए क्या जो भी वैल्यू होगी वो फॉर्म हो जाएगी। तो आइए इसका मान रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट के लिए 129.8 प्लस यहाँ पर 248.1 इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें से आप सब्सट्रैक्ट माइनस करा दो 126.4। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 251.5 और ये आंसर आपका होगा यहाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी अनंत अनुता पर दिए गए NH4OH विलयन का क्या मोलर कंडक्टिविटी आ चुका है। तो आपको जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो आपको इक्वेशन से सोचना है कि किसको ऐड करें और किसको सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन एक रिएक्शन दी गई है जिसमें Kc10⁻12 पाया गया। सेल का मानक ईएमएफ निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल यहाँ पर माइनस 0.06 अपॉन एन, यहाँ पर होता है लॉग और रिएक्शन कोसेंट। अब साम्य पर बात की जाए तो साम्य पर सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a 2b माइनस से हमारा 2b और a2 प्लस बन रहा है। तो आप पहले तो चेंज इलेक्ट्रॉन का निकाल लो, a से a2 प्लस मतलब 0 से +2। तो यहाँ पर हमारा चेंज कितने का आ रहा है, 2 का, मतलब हमारे पास n का वैल्यू आ गया इस इक्वेशन से 2। आप चाहो तो नेगेटिव साइन से भी देख सकते हो। अब यहाँ पर साम्य पर ई सेल कितना हो जाएगा बेटा, 0, और हमारा जो रिएक्शन कोसेंट है क्या वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम सीधे वैल्यू पुट कराएं तो यहाँ पर ई नॉट सेल इक्वल टू 0.06 एन का वैल्यू 2, यहाँ पर लॉग के हमारा इक्विलिब्रियम जिसका हमको वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर लॉग 10 की पावर कितना 12 उठकर आगे आ जाएगा। लॉग 10 का मान होता है कितना बेटा, हमारे पास 1। तो ई नॉट सेल 0.06 इंटू 12 अपॉन 2, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.354 समथिंग। ये आपका क्या आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या ए होने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मोलरता के ऊपर है। 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, इसकी मोलरता बताना है। तो मोलरता का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL। वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर WB 8 ग्राम, हमारे पास NaOH होता है 40 ग्राम और 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो यहाँ पर 1000 को 1000 से, 8 को 5 बार में 1/5 और 1/5 मतलब 0.2 हमारी क्या इस क्वेश्चन के लिए मोलरिटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है सी। तो इस तरीके से हमारे 80 क्वेश्चन अर्थात 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो एक बार पुनः आपको आगे आने वाली एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपना एग्जाम करके आएं। हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज सोल्यूशन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली लास्ट टेस्ट पेपर है हमारा फुल लेंथ टेस्ट एंड 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करें, घबराएं नहीं, लास्ट मोमेंट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन कहता है 36 ग्राम पानी तथा 46 ग्राम ग्लिसरीन के विलयन में ग्लिसरीन के मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे पास में यहाँ पे कि मेरे पास एक ये मिक्सचर दिया हुआ है ना, और इस मिक्सचर में मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो पानी है और एक मेरे पास आ रहा है ग्लिसरीन। एक पानी आ रहा है और एक मेरे पास क्या आ रहा है, ग्लिसरीन। और आपको बोला है
कि इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन मतलब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप एक काम करो, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लो, इसको कर लो बी से रिप्रेजेंट। आया? मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मोल प्रभाज मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालें पहले, तो Na बराबर आएगा। तो पानी का जो वेट दे रखा है वो 36 ग्राम दे रखा है और 36 बाय मेरे को करना पड़ेगा 18, तो दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। और Nb निकालना है तो मेरे को दे रखा है 46 ग्राम अपॉन 92। 46 ग्राम अपॉन कितना है 92। आप ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 92 आएगा। ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 92। तो 92 मतलब 1/2 आया। 1/2 आने का मतलब कितना हो गया ये 0.5 आया। आपको XB निकालना है तो XB निकालने के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे NB अपॉन Na प्लस क्या लिखा है NB। तो XB बराबर आ गया 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5। बोलो आया? तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 2.5। तो 0.5 से 0.5 गया तो 1/5 आ गया। और 1/5 आने का मतलब 0.4 आना है। 1/5 मतलब 0.2 आना है। तो 1/5 आना मतलब 0.2 आना है। दैट इज मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0.20। क्लियर है? तो 81 का आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो अगला जो क्वेश्चन आता है, एन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट पोजेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3। एक ऑक्साइड है किसी एलिमेंट का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3 है। इफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 9 देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड विल बी, है ना? तो एक M2O3 दिख रहा है मेरे को, M2O3 को ब्रेक कर लो तो ये बन जाएगा M पे आ जाएगा 3+ और O पे आएगा -2। तो जो मेटल है इसका जो N फैक्टर आया मेरे पास, मेटल का N फैक्टर आया वो 3 आया, वैलेंसी जो आई वो 3 आई। मेटल का N फैक्टर या मेटल की वैलेंसी कितनी आई 3 आई। और हमें पता है, हमें एक बहुत अच्छे से पता है कि इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट परमाणविक भार। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट अगर मुझे निकालना है तो एटॉमिक वेट बराबर मेरे पास जो मिलेगा यहाँ पे वो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कौन से फैक्टर में बोलो, एन फैक्टर में। तो इक्विवेलेंट वेट मुझे दिख रहा है वो इसका है 9 है और एन फैक्टर बोलो क्या आया 3। तो 9 3 जा बोलो कितना आ गया 27 ग्राम। क्लियर? और आपसे बोला है कि इसका ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड निकालना तो M2O3 है, तो इसको लिखेंगे अपन M इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे O। तो M मतलब 27 इंटू 2 और ये 16 इंटू 3। तो 27 इंटू 2 मतलब 54। 16 3 जा बोलो कितना आ गया 48। बोलो समझ में आया? तो 54 प्लस 48 आप देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 102। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 102। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% कार्बन देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोकार्बन है ना, मेरे पास क्या है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में दो बातें होंगी, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन इक्वल टू 75%, हाइड्रोजन इक्वल टू 25%। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा लो और मैं एक नए तरीके से बता रहा हूँ जिसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंट ऑफ कार्बन लिखा मैंने यहाँ पे, इक्वल टू लिखूंगा मैं मास ऑफ कार्बन, है ना, इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो एक्स का, एक्स का मल्टीप्लाई मतलब कार्बन का नंबर, कार्बन 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है। आप यहाँ लिख लो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू क्या लिख लिया मैंने वाई इंटू 100 बाय कितना कर लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। और आप क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दिया। तो परसेंट ऑफ कार्बन मेरे को दिख रहा है कितना है 75 और यहाँ पे कितना है 25, है ना। मास ऑफ कार्बन जो आएगा वो आएगा 12। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन ये पूरा कैंसिल हो गया, 100 से 100 पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर है? मास ऑफ कार्बन को लिख लो 12, इसको लिख लो 1 इंटू यहाँ पे एक्स बाय बोलो क्या लिखेंगे वाई। अरे बात समझे कि नहीं, इंटू एक्स बाय कितना हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे देखे तो 25 बन जाए और ये कितना आ गया 3। बोलो आया, है ना, कितना आ गया 3। ठीक है,
और ये 3 वन जा 3 और ये 3 4 जा 12, है ना? तो x अपॉन में y इंटू 4/3 इक्वल टू 1 आ रहा है। बोलो आया? तो x अपॉन में y की वैल्यू जो आएगी, सॉरी ये 4/3 नहीं, ये 4/1 आएगा, है ना? ये 4 बाय कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1/4, 1/4। अब x मतलब किसका? कार्बन का नंबर। x मतलब किसका नंबर? कार्बन। और y मतलब हाइड्रोजन का। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? CH4। ठीक है, 84 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंटेन्स, है ना, द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंटेन्स, ट्राइटियम का जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम, द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंटेन्स, किसके न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं? द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइटियम जो होता है, इट इज आइसोटोप ऑफ, ट्राइटियम जो होता है इट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट इज आइसोटोप ऑफ क्या लिखा है? हाइड्रोजन। जो ट्राइटियम है वो आइसोटोप ऑफ क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ट्राइटियम की बात करता हूं तो टी यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3। बोलो आया समझ में? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, प्रोटॉन का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, पर न्यूट्रॉन का वैल्यू 2 आएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। दैट इज डी आंसर। 1 प्रोटॉन और 2 क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, 85 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयनिक यौगिक ज्यादातर अवाष्पशील होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली टेंड्स टू बी नॉन वोलेटाइल। ये बात बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं, बिकॉज आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। आप घर में खाने वाला नमक देखें, आप फिटकरी देखें, आप मोहर सॉल्ट देखें, आप कुछ भी देखें, ये जो रहते हैं ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड आर ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। रीजन क्या दे रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन दीज आर वीक। सरासर गलत है। इनफैक्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं कौन से कंपाउंड में? आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं एक नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर को छोड़ के, जैसे कि डायमंड। अदरवाइज तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो असर्शन तो सही कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली टेंड्स टू बी नॉन वोलेटाइल बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, है ना? तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन बिल्कुल सही है लेकिन रीजन गलत है। क्लियर है? तो अपना आंसर इसका आएगा सी आंसर। ठीक है ना? चलो 86 क्वेश्चन की बात करता हूं। बोहर्स के मॉडल का खंडन करता है पाउलीज का अपवर्जन सिद्धांत, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, उपरोक्त सभी। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब जो उसको फॉलो नहीं करता है, जो उसकी बात को मानता नहीं है, वो है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात को पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है। ये कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बोहर्स का मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में, लेकिन हाइजेनबर्ग कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में अगर मैं बहुत इसको आराम से समझाने की कोशिश करूं तो ये अगर न्यूक्लियस है और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप इसकी पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे पोजीशन को लोकेट करते हैं तो ये अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन को देखने गए, वो अपने पाथ से डिविएट हो गया, तो पाथ से डिविएट होते से ही आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा था? क्योंकि आपके देखते ही वो अपने पाथ से क्या हो गया? डेविएट। क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बोहर्स मॉडल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है और सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट जैसी चीज को ये पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करता है। क्लियर है? तो आपका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। NH3 में कौन सा संकरण है? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। तो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट फिर भी मेरा काम है आपको पूरा बताना। तो NH3 जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है और जो इसका शेप आता है उसको पिरामिडल कहते हैं। NH3 sp3 हाइब्रिड होता है और जो शेप होता है उसको पिरामिडल कहते हैं। पिरामिडल शेप मतलब ये H, ये H, ये H एंड यहाँ पे आपको नजर आता है एक लोन पेयर। बात समझे? तो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन NH3 इज, बोलो कैसा है? sp3। ठीक,
88 क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच हैज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बात करता हूँ या मैं आयोनिक बॉन्ड की बात करता हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ या फिर आयनिक बॉन्ड। और जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो हमें एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर रखनी है। बात क्या रखनी है यहाँ पे हमें बहुत क्लियर, कि आयोनिक बॉन्ड अगर बनेगा तो हमेशा कब बनेगा, कि आपका एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेटल, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। एक एलिमेंट होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है, इनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल, बोलो कैसे नेचर का होता है, ऑपोजिट नेचर का। तो मेटल नॉन मेटल दोनों मिल जाए जब, और नेचर जब बिल्कुल कैसा हो, अपोजिट हो, तो ये हमेशा बनाएंगे किस प्रकार का बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और इसके लिए अपने को चाहिए कि एक एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट हो एस ब्लॉक का, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो, और दूसरा एलिमेंट मेरे पास हो पी ब्लॉक का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो जब इनके नेचर में डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज कौन सा, आयनिक बॉन्ड। आंसर आएगा MgCl2। ठीक है। 89 क्वेश्चन की बात करता हूँ, एंट्रोपी की एक ऊष्मागतिकी मापन मानते हुए किसी भी स्वतः प्रक्रम के लिए। भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक बात ध्यान रखना, कि जो एंट्रोपी का वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रक्रम, अपने आप होने वाले प्रोसेस। इस संपूर्ण यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रोसेस अपने आप होते हैं, वो हमेशा डिस्टरबेंस को बढ़ा ही रहे हैं। पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बात समझे, तो वो लगातार डिस्टरबेंस को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, बात समझे। तो दुनिया में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो अपने आप होते हैं, वो हमेशा एंट्रोपी के वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू लाएंगे, यानी सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी को हमेशा वो ग्रेटर से, जीरो से ज्यादा बड़ा रखेंगे, मतलब पॉजिटिव। दुनिया के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी का वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। क्लियर। चलिए 90 क्वेश्चन की बात करता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया 298 वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे बहुत स्पेशली ध्यान रखिएगा दो बातों का, वो दो बातों का ध्यान ये रखिएगा कि पहली बात तो आपको यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है वो किलो जूल में है, और यहाँ जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है जूल पर केल्विन में। अधिकांश बच्चे इसको कैलकुलेट करते वक्त ये यूनिट का कन्वर्जन का ध्यान नहीं दे पाते। आपको डेल जी का वैल्यू निकालना है ना। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बोला है, तो अपने को यहाँ पे एक बात क्लियर है कि डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी जो होगा वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। और डेल्टा एच का वैल्यू देखता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है -382.64, बोलो आ रहा है, और माइनस टी डेल एस तो टेम्परेचर आ रहा है 298 मल्टीप्लाइड बाय, फिर माइनस कितना आ रहा है 145.6, और मुझे पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व जब करता हूं, है ना, तो मैं थोड़ा सा यंत्र का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, बट आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप ऐसी कोशिश ना करें। तो 298 का मल्टीप्लाई 145.6 में करा मैंने, तो ये आ रहा है 43380 डिवाइडेड बाय 1000, तो बच्चों आ रहा है 43.3। तो मतलब मेरे पास आया ये 382.64 और प्लस आया मेरे पास 43.3, है ना। तो अपन इसको देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 382 माइनस 3, हाँ 382.64 माइनस 43.3, ये आ रहा है 339। ठीक है, माइनस के साइन के साथ मेरा जो आंसर आ रहा है, माइनस के साइन के साथ 339 के लगभग आ रहा है, दैट इज किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझे, तो 339 मतलब दैट इज ए आंसर। अरे क्लियर है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस क्या करा, टी डेल एस। 91 क्वेश्चन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर भी बताता हूं, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p3 आएगा। और जो आपको p दिख रहा है यहाँ पे, p में आप देखें ध्यान से तो बोले 1 2 3, यहाँ पे कौन है px, यहाँ पे कौन है py, और यहाँ पे कौन है pz। एक px है, एक py और एक क्या है pz। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है। 92 क्वेश्चन, कंपाउंड हैज 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है,
तो 3D2 है ना, डी में जा रहा है ना, तो डी में जा रहा है मतलब इट इज अ एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, इट इज अ एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, और ये टाइटेनियम है, इट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज 22, और 22 मतलब होता है 3D2, और क्या लिखा है 4s2, 3D2 एंड 4s2। 93 क्वेश्चन, उपसह संयोजी यौगिक K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN6। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को K3, इधर दिया है Fe, और इधर क्या आ रहा है CN6, है ना। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो वो +3 आएगा, और एक टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है बोलो? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बात समझे? इट इज अ टाइप ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी होता है तो जो CMI होता है उसके नाम के आखिरी में 8 वर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। CMI के नाम के आखिरी में क्या लगता है? 8। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो इसको नाम बनाऊंगा मैं पोटेशियम। क्या नाम बनाया? पोटेशियम। फिर स्पेस देने के बाद हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, केवल पहला वाला जो अल्फाबेट दिख रहा है आप, है ना, वो कैपिटल है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखना है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। क्लियर है? K3FeCN6 है ना, एनायनिक लिगेंड है। क्लियर? 94 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता शो करने के लिए उसके पास POS, POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममिति का तल नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति का तल नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ उसके अंदर तो वो कभी भी प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सारे लिगेंड एक जैसे, सारे लिगेंड एक जैसे, सारे लिगेंड एक जैसे, मतलब केवल सी आंसर आएगा मेरा, और सी आएगा तो OX है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा OX, यहाँ पे मैंने लिखा OX, यहाँ पे मैंने लिखा OX, फिर यहाँ पे ये ऐसा करा मैंने, देखो करा, और उसका दूसरा जो मिरर इमेज बनेगा, जो इसका मिरर इमेज बनेगा, है ना, तो मिरर इमेज बनेगा जब, तो मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, मिरर इमेज जब बनेगा तो वो मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा OX, है ना। यहाँ पे भी क्या है? ये OX, यहाँ पे भी क्या है? ये OX। बोलो आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आप क्या है इसको शो कर सकते हैं, मतलब आंसर सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करते हैं, और इसको अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है ना, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। कई बार इसमें मेरे को लगता है बच्चे थोड़े से उलझे होंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस रिएक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके दिए ट्वाइस ऑफ NH3, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो हुआ होगा। मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 28 ग्राम था, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 6 ग्राम, तो दोनों से मिलकर मुझे मिला 34 ग्राम। तो आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो LHS आ रहा है, यहाँ पे जो LHS आ रहा है वो आ रहा है किसके बराबर? RHS के बराबर। जो LHS आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर। मतलब कि जितना रिएक्ट करा उतना प्रोडक्ट मिला, मतलब ये तो 100% यील्ड हो गया। यहाँ पे जो यील्ड आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 100%। कि 100% रिएक्टेंट रिएक्ट करके 100% प्रोडक्ट दे गया, दैट इज 34 ग्राम ने रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट भी कितना मिल गया? 34 ग्राम मिल गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, लाइन को ध्यान से पढ़ें, करेक्ट रेशियो टू गिव 20% यील्ड, है ना। N2 व H2 के 340 ग्राम मिश्रण से NH3 20% प्राप्त होती है ना। मतलब कि 20%, ये यील्ड कितनी 20% है? 20%। चलो पहले इसका निकालते हैं। तो अगर मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर के लिए कि परसेंट यील्ड जो है, उत्पत्ति जो हो रही है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, अगर मैं कहता हूं 20% है, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन कितना है? 20%। किसका 20%? 34। ये मिक्सचर देखो 34 ग्राम है, ये मिक्सचर देखो 34 ग्राम है, 34 ग्राम है।
तो 34 ग्राम का यील्ड जब 100% था तो प्रोडक्ट भी 100% मिला। यील्ड जब 100% था तो प्रोडक्ट भी 100% मिला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 20% ही है। 34 ग्राम के हिसाब से निकाल रहा हूँ। तो मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आएगा 6.8 ग्राम। कितना ग्राम आया? 6.8। लेकिन रिएक्शन में 34 ग्राम थोड़ी है, जो आपको गिवन है वो तो 340 ग्राम है, रिएक्शन में नहीं है ना। तो परसेंट यील्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अभिक्रिया के हिसाब से परसेंट यील्ड, तो मेरे पास तो 340 ग्राम है ना। 340 ग्राम का 20%, 340 ग्राम का 20% इक्वल टू बोलो क्या आएगा? 68 ग्राम। मतलब 68 ग्राम मिक्सचर, मतलब जब ये 340 ग्राम आपने लिया, ये मिक्सचर 340 ग्राम लिया, मिक्सचर आपने कितना ग्राम लिया? 340 ग्राम, और रिएक्शन का यील्ड 20% है, प्रोडक्ट 20% ही मिल रहा है, बाकी 80% वेस्ट हो गया। मान लो आपने स्टार्टिंग में मिक्सचर लिया 340 ग्राम, 340 ग्राम लेके आपने रिएक्ट कराया, और आपका जो रिएक्शन का यील्ड है, जो उत्पत्ति, वो 20% ही है। आपने पढ़ाई करी 340 नंबर के लिए और नंबर 20% ही आने हैं, तो कितने आएंगे? 68 मार्क्स। तो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 340 इंटू 20, तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना ग्राम आ जाएगा? 68 ग्राम। दैट इज क्लियर। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्वल टू, है ना, तो Kp का एक्सप्रेशन निकालना और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको अपन एक एक करके देखते हैं। तो जैसे पहले एक्सप्रेशन को ट्राई करता हूं मैं, तो पहले एक्सप्रेशन को ट्राई करता हूं तो N2O4 से मेरा ट्वाइस ऑफ NO2 जा रहा है। इनिशियल मोल्स को A मान लिए, इसको मैंने 0 माने, ये X बना, तो ये बोलो क्या बना? A माइनस एक्स, तो यहाँ पे बोलो क्या आ गया? 2x, ये बना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर जो मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो सर वो कैसे निकालें? है ना, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में DOD लिख रहा हूँ। तो इसका तरीका होता है मोल्स डिसोसिएटेड, इसका तरीका होता है मोल्स डिसोसिएटेड, है ना, अपॉन में मोल्स टेकन। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में मोल्स क्या लिखा है? टेकन, ये फॉर्मूला होता है। तो मोल्स डिसोसिएटेड कैसे निकालूं? तो उसका तरीका क्या है बच्चों, कि जो आप यहाँ से माइनस कर रहे हो, जो आप यहाँ से माइनस कर रहे हो, जो माइनस कर रहे हो वो मोल्स डिसोसिएटेड है, और जो आपने स्टार्टिंग में लिए वो मोल्स टेकन है। जो आप माइनस कर रहे हो वो मोल्स डिसोसिएटेड, जो आपने लिए हैं वो मोल्स टेकन है, तो x बाय ए लिखेंगे इसको अपन। तो अल्फा बराबर x बाय ए आया। अब मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे Kp बराबर, तो Kp बराबर मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। बोलो आया समझ में? नीचे बनेगा a माइनस एक्स, डेल एन जी का वैल्यू निकाल लो तो 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो v नीचे, तो मतलब ये p ऊपर, और नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स, है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन बनेगा इसका। अब Kp बराबर अगर मैं लिखता हूँ तो 4x स्क्वायर, और x की वैल्यू आएगी a अल्फा, x की वैल्यू यहाँ से, x का वैल्यू यहाँ से a अल्फा आएगा, x का वैल्यू a अल्फा, तो 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a माइनस a अल्फा, यहाँ पे a प्लस a अल्फा इंटू बोलो क्या करा? p। a कॉमन निकल के सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बोलो p। तो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू p, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज आंसर मेरा कौन आ रहा है? फर्स्ट ही आ रहा है। फर्स्ट के एक्सप्रेशन से ही क्या कर रहा है? ये मैच कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर मेरी बात, है ना? चलो आगे बढ़ता हूँ 97 पे। H2SO4 का सूत्र अणुभार 98 है, फॉर्मूला वेट 98 है, तो वेट ऑफ एसिड इन 400 ml हो, है ना? ये तो मोलैरिटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। वेट अपॉन GMM इंटू 1000 अपॉन बोलो वॉल्यूम, मोलैरिटी दे रखी है 0.1, है ना, 0.1 दे रखी है। वेट निकालना आपको, GMM कितना होता है? 98 इंटू 1000, और जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400 आ गया। तो 400 डिवाइड करा मैंने यहाँ, तो ये 0 से 0 और 4 इंटू कितना आ रहा है? ये 2.5 आ रहा है, ये, है ना, 2.5 आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका W बराबर 0.1 इंटू 98 अपॉन 2.5, फिर 0.5 से 0.5 गया तो 25, 3.9 समथिंग आएगा। 98 बाय 25 करोगे तो इसको राउंड ऑफ 100 मान लो, तो 4 मतलब 3.9 के आसपास आ रहा है। दैट इज बी आंसर। बात समझे? कौन सा आंसर? बी। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 ml 0.5 NaCl विलयन के अम्ल की मिली तुल्यांकी। अरे बहुत इजी है दादा, जब भी आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना हो, मिली क्या निकालना हो? इक्विवेलेंट, मिली तुल्यांकी,
मिली तुल्यांकी निकालना हो तो नॉर्मेलिटी का मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम में, और वॉल्यूम होना चाहिए एमएल में। अगर आयतन लीटर में है तो वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहलाएगा। वो नंबर ऑफ क्या कहता है आपको? इक्विवेलेंट बताओ। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा? एन इंटू वी लीटर में। बस एक ये छोटा सा डिफरेंस है, नॉर्मेलिटी का मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम में तो मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, इसी को मैं एक चीज और भी समझा दूं यहाँ पे कि अगर आपको निकालने हो मिली मोल्स, तो मिली मोल्स निकालने का तरीका होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम एमएल, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका तरीका होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो ये जैसे मिली मोल्स और ये मोल्स है तो वैसे ही मिली इक्विवेलेंट है ना। तो आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ क्या निकालना है? मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो नॉर्मेलिटी आपको दे रखा है 0.5 और वॉल्यूम दे रखा है आपको 100। तो ये पॉइंट से गया तो 10, दैट इज इक्वल टू कितना मिली इक्विवेलेंट? 50 मिली इक्विवेलेंट। दैट इज कौन सा आंसर? ए आंसर। ठीक है। 98 के बाद में चलता हूँ 99 पे। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 केवल पाया जाता है पर ऑक्साइड में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 केवल पाया जाता है पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में पाया जाता है। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, है ना। ये भी नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे देखें अपन, तो मुझे जो पर दिख रहा है वो बेरियम दिख रहा है, BaO2। आप इसको तोड़ेंगे तो B पे 2+ आ जाएगा और O2 पे आ जाएगा -2। O2 पे कितना आया? -2। तो O2 पे -2 आने का मतलब यहाँ पे जो ये दिख रहा है दिस इज परऑक्साइड है। आपके पास तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक आता है ऑक्साइड, एक आता है परऑक्साइड, एक आता है सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? सबसे पहला ऑक्साइड है, फिर परऑक्साइड और फिर क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो ये बेरियम परऑक्साइड जो दिख रहा है, बेरियम परऑक्साइड, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कितना आएगा? वो -1। आया समझ में? सर इसमें क्या होगा O2F2 में? तो भाई मेरे O2F2 में एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। यहाँ पे ये +1 होगा और ये भी +1 होगा क्योंकि फ्लोरीन केवल एक ही स्टेट शो करता है, वो कौन सा है? -1। फ्लोरीन का कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता -1 के अलावा, वो हमेशा -1 ही होगा। लेकिन जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ऑक्साइड, इट इज फ्लोराइड। ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। आप समझे? ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है, दिस इज ऑक्सीजन का फ्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन +1 में आ रहा है, तो केवल मेरा आंसर BaO2 आएगा। क्लियर एकदम? लास्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को MnSO4, और MnSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है वो m/2 आ रहा है। इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? m/2। तो बोला है व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, ठीक है। तो MnSO4 को अपने को करके देखना पड़ेगा। तो MnSO4 है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पे Mn2+ है मेरे पास, Mn2+ है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास Mn2O3। तो Mn2 और क्या आ रहा है? O3 आ रहा है। तो Mn2O3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये कितना आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा आपका +3, है ना। Mn पे चार्ज आ जाएगा +3, तो +2 से +3 जाना मतलब एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन आ रहा है। और वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ Mn2+ से कितना जा रहा है? ये MnO2, तो +2 से जा रहा है +4, मतलब 2 का चेंज आ रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो m/2 आएगा। बात समझे? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर मतलब कितने का चेंज? 2 का चेंज। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। MnSO4 जब कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में तो +2 से +4 जा रहा है, चेंज कितने का आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास बाय क्या करेंगे? 2। तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा MnO2। ठीक है। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नीट 2024 के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी सी मेहनत करी होगी, है ना। और आपका 5 तारीख को पेपर है। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, मिल लेंगे नेक्स्ट। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हम